हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हर बार पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो भी आप सिलेबस के जो रहेंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने कभी अगर जो आंसर या फिर टेस्ट दिए हों तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहला जो क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है, लासामास ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तब भी आप लोग ध्यान से देखिए, पता है तो अच्छी बात। ठीक है, दूसरा आप देखा होगा कि यूक्लिड विभाजन से पहला हो गया, और दूसरा जो क्वेश्चन वो आता है वो आप लोग देखा होगा शांत से। कैसे आता है? शांत से। ठीक है, यदि नहीं पता है तो गौर से लिख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अगर जिस चैप्टर से मिलेगा तो एक तो हो गया शांत पहचानने का, एक इसी से मिलता जुलता हुआ आता है। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि शांत दशमलव रूप में निरूपण करना है। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। जो अगला नेक्स्ट आता है, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है, उसका दशमलव रूप करना है कि दशमलव रूप कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भले मत मिले, आप लोगों को शांत पहचानना आता है, एक उसी से रिलेटेड होता है। बिना लंबी विभाजन के लिए बताना है कि शांत है अशांत। ठीक है, एक आप लोगों ने जरूर क्वेश्चन देखा होगा √2, √3 और 5 + √2, जो इस प्रकार के होते हैं अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, ये पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टाइप में। ठीक है, तो इन्हीं सब को आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक, देखते जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन पे आएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने हैं। ठीक है, कौन कौन पूर्णांक हैं? ए और बी। ठीक है, ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है। ठीक है, आर क्या करता है? निम्न को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखो हमारा दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये हमारी है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, तो इस आर के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला जो लिखा हुआ है, पहला है कि जो आर है, यहाँ आप देख लीजिए 1 आर बी। ठीक है, और बी नंबर दिया है 0 आर। ये चारों ऑप्शन इसलिए लिखें ताकि हम समझा सके आपको। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है, ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ी देर ना देखो तो इधर आ जाओ आप लोग। ठीक है, जब कभी किसी संख्या को मान लें 10 को भाग करोगे, किसी भी संख्या से भाग करोगे, ठीक है, मान लें हम इसको भाग करें 4 से, 4 दूनी 8, क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। तो आप देखेंगे जब कभी इस संख्या से भाग करोगे शेषफल हमेशा इससे छोटा आता है। किससे छोटा आता है? भाजक से। मतलब भाजक हमेशा क्या होता है? शेषफल से बड़ा। भाजक कैसा होता है? हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ठीक, अगर जो मान लिया जाए कभी ऐसा मान लिया, जिससे मान लिया लिखा हो, आप सोचे कि इससे बड़ा जाए, अगर जो बड़ा आएगा तो एक बार और चला जाएगा। ठीक है, तो इतना पता लग गया भाजक हमेशा क्या होता है? शेषफल से बड़ा। अब इसमें देखो ये क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक क्यों क्या होता है? इंटू भागफल, और क्या होता है? शेषफल। ठीक, हो गया। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाजक क्या हमारा है? बी। बी से बी हमेशा बड़ा होगा आर से, बी बड़ा होगा हमेशा आर से। पहला तो कथन ये मिला। ठीक है, हो गया। ठीक, अच्छा अब दूसरी चीज़ें देख सकते हो। मान लिया जाए गौर जी यहाँ पे दशमलव खिलाओ, 0 बढ़ाओ 4 पंचे 20, तो शेषफल क्या हो सकता है? 0। क्या हो सकता है? शेषफल। मतलब ये कह सकते हैं कि शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा कितना आया था पहले? 2। 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल। मतलब कि ये कह सकते हैं कि r जो होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर हो सकता है, या फिर r जो होगा 0 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? बराबर तो हम इनको दो न लिख के हम एक ही लिख लेते हैं, ये करते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं r 0 के बराबर भी हो सकता है, r 0 से बड़ा भी हो सकता है। और ये हमको पता लगा यहाँ से देखो कि जो r होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा? b से
छोटा होगा। क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे कैसे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। ओ यहाँ पे देखो आर से तो बड़ा भी है, ठीक है। चलो अच्छा, इनको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते इसमें क्या क्या है कि 0 पहले लिखा है, 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा क्या होगा बी, ठीक। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक। देख सकते हैं आपको ये मतलब ये हम समझाने के लिए बताएं। आप यहाँ पे देखो, ठीक है। शेषफल से बड़ा भाजक, भाजक भी है ना, ठीक है, ठीक। और ये बता रहा है कि शेषफल हमेशा जो है 1 से बड़ा आता है। शेषफल क्या हमेशा जो है वो 1 से बड़ा आता है। जब कभी भाग करो किसी संख्या को तो 4 पंचे 20, जहाँ पूरी कट जाएगी शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो पहला इसे गलत। शेषफल हमेशा 1 से बड़ा नहीं होता, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब बी नंबर जो बता रहा है कि शेषफल 0 से बड़ा होता है, शेषफल 0 से बड़ा होता है। और बता रहा है कि भाजक जो है शेषफल से बड़ा होता है। भाजक, चलो ठीक है, भाजक जो है शेषफल से बड़ा होता है, लेकिन बराबर कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी आपने सवाल ऐसा देखा है कि हमने भाग किया हो किस संख्या को, 4 दूनी 8 ही, और ये इसके बराबर रहा हो, ये इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। बराबर नहीं हो सकता, बराबर बच रहा है मतलब आप लोगों ने ऊपर कहीं गलत किए हैं। 4 3 12 ऊपर कटेगा, इससे हमेशा छोटा होता है, बराबर भी नहीं होता। तो ऑप्शन ये गलत, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही आप लोगों ने देखा है। चौथा देखो क्यों गलत है, ठीक है। चौथा गलत इसलिए है कि बता रहा है कि शेषफल जो है ना वो हमेशा 0 से बड़ा रहता है। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा रहता है, तो ये भी गलत। शेषफल कभी कहता है 0 से बड़ा हमेशा नहीं होता है। जब कभी कोई संख्या पूरी तरह से कट जाएगी तो शेषफल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो p दिया गया है और बी नंबर हम लिख इसलिए लेते ताकि आपको समझ में आए, हम समझा सके बोर्ड पे। 2p और d है 2p+1। क्वेश्चन आप लोग उस पर देख लीजिए। मतलब बता रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, मतलब ये p कैसा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके लिए बताना है कि कौन सा इसमें विषम पूर्णांक के रूप का होता है। विषम पूर्णांक मतलब कि विषम पूर्णांक मतलब हो गया 1 3 5 7 इसमें हो, ठीक है। p धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। p धनात्मक पूर्णांक कुछ भी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जो हम p की जगह p धनात्मक पूर्णांक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बस हम यहीं तक चेक करेंगे। अगर जो p कभी 1 रखोगे, ठीक है, क्या बताना था कि p धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो उसके लिए हमें क्या बताना है, उसके लिए हमें एक विषम पूर्णांक बताना है। p 1 हो गया, चलो ठीक। जैसे ही हम 2 रखेंगे p की जगह पे तो क्या आएगा 2, ये तो सम हो गया। अब बता रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होना चाहिए, विषम पूर्णांक के रूप का नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें करोगे, पहली जगह हमने 1 रखा, 1 p की जगह पे तो क्या हो गया 1 1 2, तो पहले ही सम हो गया, गलत, ठीक। इस पे रखो, इस पे रखोगे p 1 तो 2 1 के 2, धनात्मक हो गया, धनात्मक ऐसे हो गया, गलत। मतलब धनात्मक क्या मतलब कि सम हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इस पे देखो रखो, जैसे p बराबर क्या रखोगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 के 2 1 3, क्या आया विषम। चलो एक बार और चेक कर लो, शायद आज आगे देखो 2 देखो, और भी सारे हम ज़्यादा नहीं चेक करते हैं। p की जगह आप क्या 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, क्या आया विषम। 3 रख के देखो, 3 दूनी 6 7 विषम। 4 रख के देखो, 4 दूनी 8 1 9, क्या हो रहा विषम। मतलब इस संख्या में कुछ भी रखो, p धनात्मक पूर्णांक कुछ भी रख लो, ये विषम ही आएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 2p+1, ठीक, राइट आंसर। ठीक, मतलब वो बता रहा है p धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, लेकिन ऐसा रखना है, मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो विषम पूर्णांक ही हो, कुछ भी रख लो p की जगह पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का बता रहा है। मतलब कि 65 और 117 के मासा को, 65 और 117 के मासा को क्या लिखा जाता है, मासा मतलब लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है 6, मतलब 65m - 117 लिखा जाता है। किसके 65 और 117 के मासा को ये लिखा जाता है, मतलब दोनों बराबर है, ठीक। जैसे इसका मासा निकालोगे, चलिए मासा निकाल लेते लफ से, ठीक।
13 5 65 5 117 13 9 117 और 3 3 9 3 के 3। आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटे से काटे पहले पहले। तो इन दोनों में देखा होगा मासा 13, मासा मतलब माफ और मिले, जो दोनों में मिले, जो दोनों में कॉमन हो, वो क्या होता है मासा। तो दोनों का मासा कितना 13, मतलब 65 117 का मासा 13 बराबर 65 m माइनस 117 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर का 65 m। इनको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 120 17 3 20 हो गया 130। इधर ऊपर इधर आएगा नीचे तो 65 बराबर m, तो 60 दूनी 120 65 दूनी 130, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो गया 2। ठीक, क्वेश्चन 5। ठीक है, अब आप लोगों ने लासा मासा निकालना तो बहुत सीखा होगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन देखेंगे बीजगणित का मासा कैसे निकालते हैं, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ऐसे लिखा है स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगली संख्या कोई लिखी ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो उनमें से मासा और लासा कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर पावर में कोई लिखा तो उसका मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो। ठीक, जैसे मान लिया कोई सवाल दिया गया है P बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक, और Q बराबर दिया गया है ए क्यूब बी, जबकि a कामा बी अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम बताना किसका, एलसीएम बताना है P कामा Q का कि लासा क्या होगा, लासा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुरानी विधि है वही बताएंगे। देखो P बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है a, b कितने बार लिखा है 2 बार, 2 बार लिख लो। Q कितने बार है a इंटू ए इंटू ए इंटू बी। ठीक, लासा मतलब क्या होता है, लासा में मतलब कि जो दोनों में मिल रहा हो वो लिख लो, ठीक है, इसमें और इन दोनों में ये मिल रहा ये लिख लो, ठीक है, इन दोनों में ये मिल रहा ये लिख लो, बाकी जो बच गए इनको भी लिख लो। देखो ये मिला ये मिला, 2 में से कोई एक लिख ली हम, ये बच गया इसको भी लिखो, ये दोनों बच गए इनको भी लिखो, मतलब क्या बचा ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये क्या निकला है, ये निकला है हमारा लासा, क्या निकला है एलसीएम। ठीक, किसका P कामा Q का आंसर। अच्छा गुरु जी, इन्हीं में से दोनों में से कहता कि P और Q का मासा निकालो, HCF निकालो, तब क्या करते हैं। ठीक, HCF में क्या करते हैं, जैसे A इंटू बी दिया गया है और A इंटू ए दिया गया इंटू बी, इसका को मासा निकालना होता तो जो दोनों मिल रहा केवल वही मासा मिले A और इसमें B, बस आंसर A इंटू बी, ये हो जाता मासा हमारा। ठीक, तो यहीं से केवल देखो एक विधि और चलती वो देख लीजिए जरा, जैसे एलसीएम दोनों में निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो एलसीएम निकालना हो, तो इन दोनों में जो बड़ी पावर हो, दोनों में एलसीएम में बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर, देखो दोनों में बड़ी पावर क्या है, ए की ए क्यूब, बी की बी स्क्वायर, आंसर। ठीक, और मासा में वही चीज़ छोटी कर दो, दोनों में जो छोटा हो, तो इसमें ए के, ठीक, इन दोनों में बी में से एक बी, ये हो गया आंसर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट हो जाएगा, लासा में बड़ी पावर लिख लो और मासा में छोटी पावर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से लासा मासा ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन और देख लियो, क्वेश्चन नंबर 6। ए बराबर दिया गया है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पावर 4, और बी बराबर दिया गया है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तब क्या होता है ना ए कामा बी का मासा, मतलब HCF। ठीक, ए कामा बी का क्या बताना है, मासा बताना। देखो हमने बताया है कि मासा में छोटी पावर, मासा में छोटी पावर, तो मासा में इन देखो 2 स्क्वायर 2 क्यूब में से कौन छोटी पावर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 क्यूब में छोटी स्क्वायर 3 स्क्वायर, इन दोनों में कौन 5, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। लेकिन आंसर जो है एक संख्या में आ रहा है तो इनको गुणा कर दो, 2 को 2 बार करेंगे 4, 3 को 2 बार करोगे 9, 5 5 को 20 और 20 9 180। ठीक,
तुम ऐसे निकाल सकते हो, या फिर सबको फैक्टर अलग अलग कर दो, फिर जो मिले वो लिखो, ठीक, वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहे हैं और पेपर में देखने को मिलता है, कम मिलता है, लेकिन देख लीजिए, ठीक, शायद आ जाए। मतलब ये आप लोगों को नॉलेज बता रहे हैं। जैसे कोई ऑप्शन लिखा है 14,35, ठीक, इसको तो आप देख ही मार सकते हैं वैसे। 18,25 और सी नंबर लिखा है 31,93 और डी नंबर लिखा है 32,62, ठीक। इन सब में उतारने की सह अभाज्य संख्या कौन है, मतलब कि को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं, मतलब कि सहभाज्य संख्या ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती, ये क्या होती है, ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं। तो सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो मतलब कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं में केवल उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त और कोई ना हो। एक कहते मतलब कि एक तो सब में गुणनखंड होता है, 32 के जैसे गुणनखंड करोगे 32 × 1 तो पहला होगा। इन दोनों में मतलब कि सिंपल को कहा जाए, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, बस खत्म काम। इसमें देखोगे तो इन दोनों में 7 दूनी 14, 7 दूना 35, दोनों में 7 कॉमन, मतलब गलत। इन दोनों में लौट के देखते हैं, इसमें 31 × 3 = 93, 31 इंटू, ठीक। इन दोनों में देखोगे तो ऐसे ही लग रहा है कि 2 दूना 16 बार जाएगा ये, मतलब दोनों में 2 कॉमन। इसी में ऐसा संख्या में इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो ये ऐसी होती है सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसलिए बताएं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 दशमलव में 124 बटे कितना, पहला ऑप्शन कौन सा है, 124 बटे 164, ठीक। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमें ये संख्या के लास्ट वाले जो है ना गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। पेपर में अगर जो हल करने टाइम मिल जाए तो हल कर दोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 131 बटे 30 हो गया, ठीक है। और सी नंबर देखो लिखा हुआ है 227 बटे 625, ठीक है। वैसे जिसने जो हम बताएं वो उसने पढ़ा है तो आराम से बता देगा कैसे किया जाएगा, ठीक है। शांत असम बताना, कुछ नहीं करना, बस जो हर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आप लोगों के गुणनखंड करने हैं। या फिर मन में सोचो क्या ये संख्या इस संख्या से कट रही है, ठीक। देखो जैसे ही देखोगे, अगर ये ऑप्शन अगर जो तुम लोगों ने पढ़ा है तो इतना तो पता होगा 625 केवल 5 से कटता और किसी संख्या से नहीं कटता है, 5 × 5 × 5, तो ये ऐसे ही पता लगे कि शांत है, ठीक है। मतलब शांत को पहचाने कैसे, जो हर दिया है वो केवल 2 से भाग जाए पूरा, कि तो 5 से जाए या फिर दोनों से जाए, इसके अलावा और किसी संख्या से भी कट रहा है या भाग जा रहा है, मतलब भाग जाना, या फिर उसके गुणनखंड बना लो, पता लग जाएगा। इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या आ रही है तो वह अशांत, ठीक है। ये पता होगा क्या, ये संख्या किससे कटती, 5 से कटती, पूरी संख्या 5 से कटती नहीं, चली शांत, खतन आंसर, सवाल है खत्म, ठीक। इसमें देखोगे, देखो जैसे इसको करोगे 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, ठीक है। अगर इसको गुणनखंड करोगे ना तो क्या जाए, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, ठीक है। मतलब हल करा के दिखा देना आप लोगों को, ठीक है। 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, देखिए 41, 2 और 5 के अलावा आ गया 41, अशांत, ठीक। इसमें देखोगे 3 धाम 30, 3 से कट गया, शांत। इसमें करोगे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, लास्ट में क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, 231। इसके बाद मतलब ना संख्या 2 से कटने वाली ना 5 से कटने वाली, क्या होगी, अशांत। हमको बताना क्या है, शांत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखो तारा 77 बटे 210, ठीक है। अगला ऑप्शन है, देखो ऐसे देख लो, 70 बटे 210 है, 210 किससे कटेगा, ठीक है, 3 से 3 से कट जाएगा ना, आसान, हटाओ। जो बी नंबर है 129 बटे 2 की घात 2 × 5 घात 7 × 7 घात 5, मतलब 2 5 के अलावा नीचे क्या 7 भी अशांत, ठीक है। डी नंबर 8 बटे 17, 17 ना ही 2 से कटेगा नहीं 5 से कटेगा, अशांत। बचा कौन, ऑप्शन सी आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, पाई, ठीक है। पहला पूर्णांक है, पहला सवाल लिखा हुआ एक पूर्णांक है, ठीक है। पाई एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस से संख्या होती है, -1 2 3 4 0 1 2 3, ठीक। पूर्णांक मतलब माइनस की सारी संख्या और प्लस सारी संख्या 0 से पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या नहीं है, फिर से देख लो, ठीक है। पाई एक परिमेय संख्या, सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी। देखो पाई को देख लो जरा,
पाई के जो मान होता है 22/7 और मान होता है 3.14। ठीक, अब इसमें देखो ये तुम्हारी अपरिमेय है। ठीक, 22/7 ये परिमेय है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा गया है। ये डैश डैश होती है, इसकी कोई सीमा नहीं, लिमिटेशन नहीं, ये अपरिमेय। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, देखो एक संख्या को किससे भाग दिया जाता है, 73 को भाग दिया जाता है, 73 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 34, शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, भाज्य। क्या ज्ञात करना है, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो भाजक कितना 73 इंटू भागफल 34 प्लस शेषफल 23, गुणा करो जोड़ो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो HCF दे रखा है 23, LCM दे रखा है 1449। ठीक, भले ये क्वेश्चन ना मिले लेकिन जो पेपर में आएंगे इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है और इनमें से एक संख्या दे रखी, मतलब कि फर्स्ट नंबर दे रखा है, या फिर कह सकते एक संख्या दे रखी है, कितनी है 161। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक सूत्र इसके लिए होता है कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक, तो HCF कितना है 23, LCM कितना है 1449। पहली संख्या कितनी है 161 इंटू दूसरी संख्या, यही उतार लो, यही तो ज्ञात ही करनी है। ठीक, इधर मल्टीप्लाई इधर भाग में आएगी, 23 गुणित का 1449 बटे 161 बराबर दूसरी संख्या। ठीक, काट वाट दो और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो आप लिखा है कि 148 बटे 185 का सरलतम रूप। सरलतम रूप में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, सरलतम रूप मतलब वही होता है कि मतलब इस संख्या को कितना काट डालो जो सबसे मिनिमम संख्या रहती है, इससे आगे नहीं कटेगी, या फिर कह सकते हैं सहभाग न रचते हैं। ठीक है, वही है, बस क्या कुछ नहीं करना होता है, इसको काटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना वास्तविक संख्या मतलब बिना वास्तविक भाजन की ये दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 कैसी है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देख लेते हैं अशांत आवर्ती होता है एक होता है अशांत अनावर्ती। इसके एग्जाम्पल देखो, इससे 1.29292929, मतलब इसमें होगा क्या कि जो संख्या बार बार देखो वही रिपीट करेगी। ठीक, ये होता है ये होता है क्या आवर्ती। इसमें 1 2 3 4 5 8 9 समथिंग ऐसा कुछ, मतलब संख्या रिपीट नहीं करेगी, वो होता है अशांत अनावर्ती 10%। ठीक, इसी में बताना है जो 17/90 है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, इसका वैसे आपको यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बताना है कि अशांत है या नहीं, बस इतना सोचो। तो हमने बताया है क्या कर रहे हैं, बस नीचे के गुणनखंड कर दो 90 के। तो जैसे 90 गुणा करोगे तो आपको पता 18 पंचे 90, मतलब 5 तो आएगा, बाद में बचेगा 18, तो 2 3 36 18, 5 दूनी 10, 3 30, 3 90। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब कभी भी संख्या में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या होगी, क्या होगी, अशांत। कैसी होगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। खत्म सवाल। क्यों, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के नहीं है। बस इतना छोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 0.16 बार p/q के रूप वाले। ठीक है, इनको देखो p/q के रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना, देखो इसको पहला तो मानो x बराबर 0.16 बार, मतलब ये x बराबर होगा 0.166 बार रिपीट कर रहा है,
तो इसको रिपीट करा दो, ठीक है। अच्छा, दशमलव के बाद कौन सा नंबर था जो रिपीट नहीं कर रहा था, पहले उसको आगे लो, ठीक है। मतलब कि एक ही ऐसा नंबर है जो नहीं गुणा, मतलब कि रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको आगे लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 10 से गुणा करने पर। जैसे यहाँ पे गुणा करोगे आप 10x, 10 इक्के 10 ये आगे हो गया, तो 6 सारे पीछे हो गए, ठीक। अब हमने देखा कि जो 6 है वो रिपीट कर रहा है, तो एक जो रिपीट होता है उसको भी आगे लाओ। कितने अंक ऐसे थे, एक अंक था 6, यहाँ पे देखो एक ही रिपीट कर रहा था, फिर उसमें कितने, मतलब कि एक अंक रिपीट कर रहा था, तो एक अंक के लिए 10 से गुणा करते हैं, अगर 2 अंक रिपीट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा कर दोगे, समीकरण 2 में क्या हो जाता है, 10 100x, ये कहाँ पहुँच जाएगा, दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, तो 6.666, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर जैसे घटा दोगे, तो 100 में 10 गया 90x, 16 में 1 गया 15, पॉइंट के बाद 0 0 0, उधर सारे 0 बच जाएंगे, तो हटा दो। x बराबर क्या हो जाएगा, 15/90, या फिर काट सकते हो, 15 के 15, 5 या 15, 18 95, 1/6, ठीक। ये हो गया 1/6। x क्या था, 0.16 बार बराबर 1/6, ये हो गया p/q के रूप में, ठीक। यदि मतलब हमने यहाँ पे जल्दी बताया क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों ने सब ये पढ़ रखा है, ठीक है, बस रिवीजन हो जाएगा। मतलब एकदम डिटेल में पढ़ना है तो हम एक नया वीडियो इसका बना देंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन, जो आगे जो पेपर में ज़्यादातर मिलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन किस किस का मासा निकालना है, 135, 225, इनका मासा निकालना है। महत्तम समापवर्त मतलब मासा, ठीक है। तो पहले इन दोनों में ये देखो, बड़ा करना 225 से बड़ा 135, ठीक। तो इन्हीं दोनों को भाग कर दो, इन्हीं दोनों क्या कर दो, भाग कर दो। जैसे ही भाग करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 225 को अंदर लिखो, 135 से भाग कर दो, 135 से 135 बचेगा क्या, 0 90, ठीक। क्या बचेगा ये। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन लगाना है। यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना था, 225 इंटू भाज्य बराबर भाजक, भाजक 135 इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आगे फिर भाग करो, क्या करो, फिर भाग करो। अब की बार देखो, जो हम यहाँ पे भाग किए इन दोनों में कौन बड़ा है, 135, तो लिखो 135 बड़ा है 90 से, फिर से भाग कर दो यहाँ से 90, 135, 90 क्या बचेगा, 45, फिर से लिख दो यहाँ पे क्या बचेगा, भाज्य बराबर मतलब 135 बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक। देखो भाग किए थे, अब की बार इन दोनों में कौन बड़ा था, 90 बड़ा था, तो 90 बड़ा है 45 से, तो भाग कर दो 45 दूना 90, शेषफल क्या बचेगा, जैसे शेषफल 0 बच जाए मतलब कि सवाल खत्म। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 हो गया तो क्या लिख दोगे, तमाशा बराबर किससे भाग देने, प्लास्ट में 0 हुआ था 45, ठीक। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। इनकी कई विधियाँ होती है, कोई एक ही में कर डालता है, पूरा लास्ट में लिखता है ये, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये याद रखिए, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। मतलब कि समपूर्णांक 2m के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। चलिए ठीक, इसको देखो हल करते हैं कैसे हल होता है इस टाइप क्वेश्चन। तो बस सिंपल पहले क्या करना है हमें, विभाजन नहीं मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या कर सकते हैं, प्रमेयिका a बराबर BQ + R, तो 2m के रूप में बताना है ना, तो 2m के रूप में मतलब एक संख्या है, तो b की जगह क्या करेंगे 2 और q की जगह पे m। अब देखो b क्या होता है, भाजक, क्या होता है, b हमारा होता है भाजक, भाजक कितना 2। अच्छा अब शेषफल कितना होगा, इस संख्या को भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, हो सकता है 0 बचे, हो सकता है 1 बचे, क्या 2 बच सकता है, शेषफल हमेशा
भाजक से छोटा ही होता है। 2 नहीं बचेगा, 2 बच जाता तो एक बार और भाग दे देते हैं हम ना। क्या बचेगा, 0 बच सकता है r बराबर 1 या फिर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a बराबर 2q, मतलब कि q की जगह पे m 2m प्लस r कितना, r को भी r ही रखो, अब रखो यहाँ से r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर 2m, r जगह पे 0 तो क्या हो जाएगा a बराबर 2m। ठीक, अगली बार r बराबर 1 होगा, r बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगी a बराबर 2m प्लस 1। अब देखो हमारे पास 2 नंबर मिले, एक तो मिला 2m, दूसरा मिला 2m प्लस 1। ठीक है, ऊपर सवाल में देखो जाके लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समधन पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कौन कौन से, 2m धनात्मक समपूर्णांक और विषम क्या हो, धनात्मक 2m प्लस 1 के रूप का। देखो क्या है, ठीक, धन पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक लेंगे। अब देखो क्या 2m, m की जगह पे जैसे ही तुम क्या रखो 1, 2 इक्के 2, 2 रखो, 2 दूना 4, 3 रखो, 3 दूनी 6, 4 रखो, 4 दूनी 8, 5 रखो, 5 दूनी 10, 6 रखो, 6 दूनी 12। तो आप देखोगे चाहे इसकी जगह 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, 5, कुछ भी रखो, चाहे सम रखो चाहे विषम रखो, आंसर क्या मिलेगा, सम। तो ये कह सकते हैं 2m एक क्या धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, जाहिर सी बात। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये देखो 2m, तो ये कितना है, सम है, क्या है, सम में एक जोड़ो, सम में एक जोड़ोगे क्या 3, सम में एक जोड़ो क्या हो गया, सम में जैसे ही एक जोड़ दोगे, सम संख्या में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगी, विषम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, विषम। तो कहीं 2m एक धनात्मक समपूर्णांक है तथा 2m प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना वास्तविक भाज्य, मतलब कि भाग नहीं करना है, बताना है परिमेय संख्या 31/2 इंटू 5/3 का दशमलव प्रसार शांत है, और फिगर शांत है तो इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं शांत है या नहीं। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि यदि संख्या का हर 2 से या 5 से कट रहा है, या फिर 2 और 5 के अलावा और कोई अलग उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और कोई भी गुणनखंड है तो वो अशांत होगा। लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या में गुणनखंड नहीं है, तो ये कह सकते हैं 31/2 इंटू 5/3 शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव हो तो लिखना हो, क्योंकि यह इसके हर के गुणनखंड 2m या 5n के हैं। मतलब 2m मतलब m जगह पे यहाँ पे कुछ भी है, n जगह पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक, ना मानो तो ना लिखो, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2m इंटू 5n के हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको शांत दशमलव निरूपण करना है ना, तो चाहे लिख दो निरूपण या फिर शांत दशमलव में निरूपण। ठीक, देखो 31/2 इंटू 5/3 बिना भाग करना, भाग नहीं करना। देखो क्या कर रहे हैं, हमको इतना पता है कि अगर जो 1, 2 और 1, 5 को मिलाते 2 पंची 10 हो जाता है। ठीक है, 10 हो जाता है, 10 से भाग करना आसान होता है ना। तो एक काम करो, 2 इससे हैं, 5/2 इससे हैं, निकाल लो। 2 इंटू 2 अलग अलग लिख लो। अच्छा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, इतना हमको पता है कि 2 पंची 10 ये हो जाएगा, 2 पंची 10 ये हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा रह जाएगा। तो क्या करो, इसमें 2 से गुणा करो, 2 पंची 10 ये हो गया। ठीक है, जितना ही नीचे से गुणा किया उतना ही ऊपर से कर दो, ताकि सवाल में कोई परिवर्तन हो। 2 कट जाएगा, बचेगा भाई। अब देखो क्या हो गया, 31/1 2 से 1 5 का करो, 2 पंची 10, दूसरे 2 का दूसरे 5 से करो, 2 पंची 10, तीसरे 2 को 5 से करो, 2 पंची 10। ऊपर क्या था, इंटू 2। ठीक है, या फिर लिख दो 2 के 2 2 3 अच्छे 62 डायरेक्ट। ठीक है, ये कह सकते हो कि 62 बटे क्या हो जाएगा 1000। कितना हो गया 1000।
अब इसको भाग करना बहुत आसान है। कितने जीरो, 1 2 3 जीरो है ना, ऊपरली संख्या ऐसे लिख लो, 1 2 कितने 3, नीचे 3 थे, ऊपर भी 3 कर लो, 1 2 3 दशमलव लगा दो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक पेपर में तो इम्पॉर्टेंट के लिए √2 √3 √5 और यही प्लस वाला +√3। ठीक है, एक क्वेश्चन -5 √3। ठीक है, इस टाइप के जितने भी अपरिमेय सिद्ध करने वाले हैं उनको गौर से देख के पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय तो हमेशा उल्टा मानते हैं। ठीक, सॉल्यूशन माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमेशा परिमेय सिद्ध करने को कहते हैं तो हमेशा परिमेय मानते हैं, उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये परिमेय गौर संख्या है तो ये कह सकते हैं तब 5 + √3 किसके बराबर होगी? P/Q के, क्योंकि क्या है परिमेय संख्या है। अब देखो इधर √3 को रोक लिया, उधर कर दिया P/Q -5, ये हो गया। ठीक, अब देखो हमने बताया है कि P/Q क्या होती है? हमेशा परिमेय होती है। अब P/Q परिमेय है, परिमेय में 5 घटा दो क्या होगा? परिमेय होगा। अतः लिख सकते हैं P/Q और -5 परिमेय संख्या है। ठीक, तब उनका अंतर P/Q -5 भी परिमेय होगा। ठीक, लेकिन वास्तव में √3 क्या है? √3 तो परिमेय है, क्या है? लेकिन वास्तव में √3 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना क्या था? परिमेय संख्या था। हमारी परिकल्पना गलत हुई। तो तब देखो हमने क्या माना था कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या। हमारी अवधारणा क्या हुई? गलत हुई। क्या हुई? गलत हुई। तब ये कह सकते हैं कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, खत्म। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। 17/8 को बताना है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया की दिखाई एक परिमेय संख्या है। 17/8 शांत दशमलव है या शांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये कि शांत है या अशांत। तो हमने देखा जाए शांत अशांत लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बनाना है। तब कैसे देखते हैं? 8 के गुणनखंड करो, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, जो क्या, तो ये कह सकते हैं इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m के रूप के हैं। अतः यह शांत दशमलव रूप है। कैसा है? शांत दशमलव रूप में है। ठीक, तब अगर शांत दशमलव रूप में है तब इसको हम दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो भाग नहीं करना है। 17 बटे नीचे 2 × 2 × 2 कितने बार लिखा है? 3 बार। ठीक है, जितने ही 2 हो उतने ही 5 लिख दो। इससे फ़ायदा ही क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नीचे 10 10 बन जाएगा। तो जितना ही नीचे से गुणा किया उतना ही ऊपर से करो। 5 × 5 × 5,
ठीक, ऊपर गुणा करो 5 25 5 125 125 गुणित 17, ठीक, 17 5 85 के 5 हासिल 8 17 34 34 8 42 को 2 हासिल 4 17 1 17 17 4 21, ठीक है। तो क्या आएगा 21 25 बटे, देखो इस 2 का 5 से गुणा कराओ 2 पंची 10, इस 2 का इस 5 से 2 पंची 10, इस 2 का इस 5 से 2 पंची 10। तो ये कह सकते हैं 21 25 बटे 1 2 3 0, दशमलव कहाँ लगेगा 3 अंक पहले, तो 5 2 1.2, ठीक आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ज़्यादा देखने, देखो लिखा किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखो जब कभी कोई क्वेश्चन में, ठीक है, अधिकतम क्या लिख के आ जाए, अधिकतम, ठीक है, या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा की कंडीशन में हो, मतलब ऐसे शब्द जिनका ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में आ रहा हो, तो वहाँ पे हमेशा निकालते हैं मासा, क्या निकालेंगे HCF। अगर ये इसका उल्टा आता है न्यूनतम, न्यून से न्यून मतलब कम से कम, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा तो वहाँ पे निकालेंगे हमेशा LCM, ठीक। तो यहाँ पे देखो सवाल, देखो पूरा सवाल करने जरूरत है। देखो लास्ट में लिखा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन में 616, ठीक है, जो दे रखा है, और कामा 32, इनका तुमको दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक, बता रहा है कि 7 × 11 × 13 प्लस का 13, ठीक है। एक सवाल इसके अंदर और है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5, ये भाज्य संख्या की हो। अच्छा, कोई संख्या भाज्य संख्या क्यों होती है, कोई संख्या भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या मतलब कि अतिरिक्त के सिवा अन्य किसी संख्या से भी कट जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया 3 है, ये केवल 2 से कट, मतलब 3 केवल स्वयं से कटेगा, 2 केवल स्वयं से कटेगा, वैसे 4 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है, और खुद से तो कटेगा ही। कैसी भाज्य संख्या, जैसे 8 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, वो क्या होती है भाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से भी कट जाए। तो पहले जो संख्या लिखी है ना, तो पहले इस संख्या को हम देखते क्या हो जाएगी, 1177 × 13 प्लस का 13, ठीक, गुणा करो 63 91 का 1 हासिल 9 63 91 9 91 100 प्लस का 13, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा 1014, ठीक, ये संख्या आएगी। अब इसके करो क्या, अब गुणनखंड देख लो। गुणनखंड मतलब कि देखो ये संख्या किसी और किस किस संख्या से कटती है, तो देखो चेक करेंगे, जैसे 1014, ठीक, 2 पंची 10 0 2 7 14 और 3 1 3, आगे बढ़ेगा तो 3 18 3 और 27 पे 13 से कट जाएगा, 13 1 13 13 39 13 1 13। तो देखेंगे 1014 जो है 2 से कटता है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कटा और 13 से भी कट रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं यह संख्या मतलब कि किसी और संख्या से भी कट जाती है ना, तो 1014 क्या कह सकते हैं, ये क्या है भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या, ठीक है। इसी को ऐसे चेक करेंगे, पूरी संख्या गुणा करो, ये जोड़ दो, लास्ट में देखो कोई संख्या किसी मतलब कि उस संख्या को छोड़ के, मतलब 1014 को छोड़कर ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाती है उन्हें भाज्य कहते हैं। किसी और से भी कट जाएंगी ना, देखो जैसे ये 2 से कटा, 3 से भी कटा, 13 से भी, तो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसको भी हल करोगे, अगर जो कोई ऐसी संख्या है जो किसी और संख्या से भी कट जा रही है तो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको √2 जो संख्या दी गई है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। जगह अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हमेशा उल्टा मानो, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो ये कह सकते हैं कि √2 किसके बराबर होगी, P बटे Q के, Q के बराबर होगी जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है, ठीक। सहभाज्य संख्या मतलब होता है कि इन दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई घनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब दोनों में कुछ कॉमन न हो, बस सिंपल,
कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो। ठीक, अब देखो वही चीज़ हम देखेंगे, ऐसा है तो नहीं कि यहीं पे कुछ कॉमन हो, तो करेंगे क्या, देखो इधर ये √2 है, ये क्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बार ऊपर आ जाएगा बराबर पी, क्योंकि क्या कर देंगे, दोनों को वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का वर्क कर देंगे। जैसे वर्क करोगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर का पी, ये ऊपर देखो मल्टीप्लाई उधर गया नीचे, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। मतलब ये कह सकते हैं कोई पी पूर्णांक है, मतलब पी कोई संख्या है, तो पी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब भाग कर रहा है, नीचे लिखा है ना भाग कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, अच्छा पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो जाहिर भाई ये कह सकते हैं कि पी को भी 2 विभाजित करेगा, क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पी को 2 भाग कर रहा है मतलब पी में 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लिखा है पी बराबर, इसी में मानते हैं पी बराबर 2m। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई मानते हैं हमेशा, मतलब जो लिखा उसी का मल्टीप्लाई मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2। तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर का 2 दूना 4, 2m स्क्वायर, ये 2 ऊपर इधर हो जाएगा नीचे, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। ठीक है, या फिर लिख सकते हो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर बटे 2 था, तो पी को विभाजित कर रहा था, अब हम देखो क्यू स्क्वायर बटे 2, तो लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। तब ये भी लिख सकते हैं कि क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम देखो आपने देखा कि P में भी 2 से भाग चला जा रहा है और Q में भी 2 से भाग चला जा रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, P में भी 2 कॉमन है और Q में भी 2 कॉमन है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों, अब P और Q सहभाज्य संख्या नहीं बची, सहभाज्य संख्या नहीं, लेकिन हमने माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, हमने माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा जैसे हल किया तो पता लगा P और Q दोनों में 2 कॉमन है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं कह सकते हैं, देखो हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, परंतु P और Q में 2 उभयनिष्ठ है, अतः P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, लिख सकते हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, या फिर गलत है, कि हमने माना था P और Q सहभाज्य संख्या है, तो हमारी परिकल्पना गलत है। क्या परिकल्पना गलत है, और हमने एक कल्पना और की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिकल्पना गलत है, अतः यह कह सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, अतः संख्या है। ठीक, ये हो गया सिद्ध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 + √2 का परिमेय सिद्ध करना है। अभी हमने क्वेश्चन 5 + √3 वाला बताया। ठीक है, सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 241/4000 बराबर 241/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखो क्या करेंगे, सिंपल 241/4000 गुणनखंड कर लो, तो 4 × 1000 लिख सकते हैं इसको। तो 241 बराबर ठीक,
आप मन हो तो इसके गुणनखंड कर लो 4000 के ऐसे, ठीक है, आएगा भाई। देखो 241 बटे 4 गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2, 1000 करोगे क्या आएगा, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 10 10 10 10 10 10 10 धाम 100 धाम 1000, ये हो गया, 2 दूनी 4 ही हो गया। ये ऊपर 241 सही आ गया, नीचे बराबर उधर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। ये 241 कट गया, नीचे क्या बचेगा 1 बटे, देखो यहाँ पे 2 की पावर m है ना, तो यहाँ पे 2 देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 1 2 3, 5 पावर 3 बराबर 1 बटे 2 की घात m इंटू 5 घात n। देखो आधार बराबर घातों की तुलना करने पर m बराबर 5, n बराबर 3, ठीक। 2 की 2 से तुलना करा दी, 5 की 5 से करा दी, ठीक है। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लिखा 5 माइनस रूट 3, ठीक। तो जैसे ये वाला हुआ वैसे ये हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो तारा बिना लंबी विभाजन के बताइए कि निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इससे पहले लिखा 13 बटे 31 25। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका 29 बटे 343। तो हमने देखा कि जैसे 13 बटे 31 25 पहला क्वेश्चन हल करोगे तो हमने देखा 5m 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर के गुणनखंड क्या रहे, केवल 5 5 5। तो हम कह सकते क्या है, इसके हर के गुणनखंड 5 घात m के रूप के या 5 घात n के रूप के, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब n के रूप मतलब 5 घात कितना 1 2 3 4 5, ये ऐसा लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वो उतारा। तो 5 घात n के रूप के है, ठीक है, आता है 13 बटे 31 25 शांत दशमलव प्रसार में, ठीक है। यहाँ पे जैसे करोगे तो 29 बटे क्या होगा 7 7 49 7 343। यहाँ पे क्या लिखोगे, हर के गुणनखंड 2 की घात m, ना ही 2 के रूप में कोई है, ना ही 5 घात n के रूप के नहीं है, ठीक। अतः 29 बटे 343 आसान दशमलव प्रसार में है, किसमें है, आसान दशमलव रूप में, ठीक है, या फिर लिख सकते हो आसान दशमलव में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 बटे 7 बिना लंबी झपक के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में से किस किस दशमलव प्रसार शांत होंगे नहीं। देखो 15 बटे 7 इसमें क्या लिखोगे, इसके हर गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 घात n के रूप के नहीं आता है, शांत दशमलव नहीं है, क्या है, शांत है। अगला क्वेश्चन देखो लिखा 29 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 घात 2, इसमें क्या लिखोगे, यह शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 घात n के, मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो कह सकते क्या है, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 बटे 210, ठीक है। अब देखो इसमें गलती हमेशा शांत अशांत करने से पहले हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि पहले देख लेना कोई संख्या कट तो नहीं रही। जैसे इसमें देखो 7 के साथ 7 के साथ 7 तरीके 11 बटे 30, ठीक है। तो अगर संख्या पहले कट रही है तो पहले काट लेना फिर हल करना, ठीक है। तो इसमें देखो जो है हमारा, इसके हम जैसे हम गुणनखंड करोगे तो 5 छक्का मतलब 5 दूनी 10 3 30, तो बता सकते हो कि यह शांत दशमलव प्रसार में नहीं है कि इसके हर के गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 घात n के रूप के अलावा अन्य गुणनखंड 3 भी है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार में नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, अगर जो कोई संख्या में हर का गुणनखंड 2 हो या केवल 5 आए या फिर दोनों को मिला के 5 आए तो संख्या शांत दशमलव रूप में कहलाती है। इनके अलावा अगर जो कोई आ रहा है तो वह अशांत रूप में होती है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपरिमेय सिद्ध करना हमेशा इसका रिवर्स मानते, उल्टा मानो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर यह परिमेय संख्या है तो कह सकते हैं कि 7√5 बराबर क्या होगा, p बटे q के, ठीक है। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो √5 पे इधर रोक लेंगे
उधर कर देंगे P/7Q। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे। तो हमने कहा था P/Q क्या है, परिमेय संख्या होती है, तो P/7Q क्या होगी, वो भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन वास्तव में √5, चलो हम लिख देते हैं, P/Q एक परिमेय संख्या है, तब P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना मतलब हमने जो ऊपर माना था, जो कल्पना की थी, परिकल्पना गलत हुई। अतः ये कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, देखो बच्चे देखो, तो हमने किया अगर अपरिमेय सिद्ध करना होता हमेशा उल्टा मान लो उसका। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय है तो 7√5 P/Q के बराबर होगा, और जब 7 ऊपर मल्टीप्लाई में था इधर चला गया भाग में। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 वास्तव में क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई कि हमने माना था कि परिमेय है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लिखा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है, और P/Q ग्रुप की है, तो Q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। मतलब अगर जब परिमेय संख्या होगी तब Q के बारे में बताना। ठीक है, इससे पहला सवाल लिखा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो हम करेंगे क्या, देखो इसका दशमलव उठा देंगे, नीचे कितने 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, देखो अब यहाँ पे जैसे इसके गुणनखंड करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 3 3 6 2 8 1 9। तो देखो अब यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पे देखो 1 2 इसका होगा, 1 2 इसका, 1 2 इसका। देखो हर 10 के गुणनखंड करोगे 2 इंटू 5 होगा, इसका भी करोगे 2 इंटू 5, इसका भी 2 इंटू 5, इसका भी 2 इंटू 5, मतलब सब में 1 1 2 है। तो 1 2 इसका, 1 2, तो 2 की घात 9 ये हो जाएगा, और सब में एक 5 होगा तो 5 की घात 9 ये हो जाएगा। हो गया। तो अब देखो ये P/Q ग्रुप में होगी तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड बता दिया, तो क्या लिखोगे, अतः Q के गुणनखंड, मतलब Q मतलब कि हर के गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो 0.120 1200 1200। ठीक है, एंड देखो, तो ये संख्या देखो हम क्या बता सकते हैं, सबसे पहली बात ये, ये संख्या शांत ही नहीं है। ठीक है, संख्या अशांत है। ठीक है, अगर इसे P/Q लिखना भी चाहोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 1 लगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, आगे डैश लगा तो कितने जीरो लगा है हमको ये नहीं पता। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हमें कह सकते हैं इसके हर डिसाइड नहीं कर सकते, इसका हर डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसे P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते, इसे P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते। ठीक, जब P/Q ग्रुप में ही नहीं लिख सकते हो, ठीक है,
तो इसके क्यू के बारे में क्या होता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, तो अब देखो इस संख्या, जब कभी संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसे पीवीटी के रूप में रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि अब हम पीछे एक क्वेश्चन बताया था 0.16 बार। ठीक है, इसके आंसर 1/6 आया था। तो इस जब कभी भी किसी संख्या को बार लगा होता है तो उसे हम पीवीटी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस संख्या को हम पीवीटी के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये बता दें, ठीक है, ये संख्या जो है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ये कह सकते हो कि जिसका जो जो हर होगा 2 × 5 का गुणज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो इसके हर के गुणनखंड, या फिर इसके लिख दो यहाँ अशांत दशमलव प्रसार है, अतः इसके हर, या फिर लिख सकते हो क्यू के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। ठीक, ये हो गया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 अगला 9m+2 के रूप का होता है। ठीक है, इस रूप का 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो कौन सा एक लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होती है? a बराबर BQ प्लस R। ठीक, अब देखो हमें 9m को बनाना है, तो हम कह सकते हैं कि b बराबर क्या रख ले? b मतलब कि भाजक कितना रख ले? 9। ठीक, तो अच्छा इसके शेषफल जो आएंगे r, तो हो सकता है कि पूरा कट जाए 0, हो सकता है उसका शेषफल 1 बचे, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बचेगा, 5 हो सकता है, 6 7 8। ठीक है, कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है, नहीं शेषफल भाजक से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो सकता है। तो कभी r बराबर 0 रखोगे फिर 1 रखोगे तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है कि b बराबर कितना रख लो? 3। ठीक, और घन बता रहा है, तो जैसे इसका घन करोगे तो 27, तो हमको बीच में 9 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b को रख लेते 3, तब हमारे शेषफल जो रहेंगे 0 r बराबर 0 हो सकता है तब। ठीक है, b बराबर कितना रखते हैं? b बराबर 3, तब r कितना होगा? r होगा 0 1 2। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस का r, तो r बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर। ठीक, जैसे r 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? b बराबर 3q प्लस 0। ठीक है, तो कह सकते हैं b बराबर 3q, a बराबर हो जाएगा a बराबर 3q। ठीक है, यहाँ पे r की जगह क्या रखें? 0 रखें। ठीक, a ये हो गया, b की जगह 3 रख दिए, q ये हो गया प्लस r, a ये हो गया 3q, और r जगह कितना रख दिए? 0 रखने पर। ठीक है, क्या करना है? घन करने पर। जैसे घन करो क्या हो जाएगा? a³ बराबर ये क्या हो जाएगा? 27q का क्यूब। ठीक है, हमें करना 9m के रूप का, तो क्या करेंगे? a³ बराबर यहाँ से 9 निकाल लो, अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो 9 3 27 क्यूब। अब करेंगे क्या? a³ बराबर 9, इस पूरे को मान लो m। ठीक है, लिख दो m बराबर 3q का क्यूब। तो ये क्या हो गया? 9m के रूप का हो गया। अब देखो क्या करना है, नीचे ही लिखना, मतलब कि बगल में लिखना, r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जैसे r बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? a3q प्लस r जगह पे 1, फिर क्या करना है? घन करना है। क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो हो जाएगा a³ बराबर a³, ये हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा? a³ प्लस b³ प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो a³ हो जाएगा a³
प्लस बी क्यूब प्लस का 3 बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 क्यू का होल क्यूब, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का 9, 9 के 9 क्यूब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस का 1। अब देखो क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस अंदर गुणा कर दो 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 के 9 क्यूब। ठीक है, देखो हमें बनाना है कि 9m प्लस 1 के रूप का, किसके रूप का 9m प्लस 1 के रूप, तो हमें प्लस 1 के रूप का बनाना है। तो जो ये प्लस 1 है इसको लिख दो लास्ट में। ठीक है, बाकी सबको आगे लिख लो 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमें 9 चाहिए तो 9 कॉमन कर लो सबसे, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन होगा क्यू प्लस का 1। देखो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को मान लो m, क्या मान लो पूरे को मान लो m। ठीक है, इस पूरे को क्या मानोगे m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या माना है, m बराबर माना है 3q का स्क्वायर 3q क्यूब, ठीक, प्लस 3q स्क्वायर प्लस का q बराबर क्या माने m। ठीक, तब किस रूप का होगा 9m प्लस 1 के रूप का। r बराबर कितना रख चुके हैं 1, आप कितना रखेंगे r बराबर 2, r बराबर 2 रखने पर जैसे r बराबर 2 रखो क्या हो जाए a बराबर 3q प्लस का 2। फिर क्या करना है, घन चाहिए हमें तो घन करो, इसको घन करोगे तो a क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का घन। ठीक, तो हो जाएगा a क्यूब, फिर से सूत्र खोलेंगे, प्लस b क्यूब प्लस का 3a b और ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 27 का क्यूब प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 3 3 9 दूनी 18 क्यूब और ब्रैकेट 3q प्लस का 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 54 क्यूब प्लस 18 दूनी 36 क्यूब। ठीक है, अब देखो हमें 9m प्लस 8 का चाहिए तो 8 हमको मिल गया, 8 को पीछे कर दो, बाकी सबको आगे कर लो 27 क्यू का क्यूब प्लस का 54 क्यूब प्लस का 36 क्यूब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 18 54 क्यू स्क्वायर और ये प्लस 8 पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें प्लस 8 मिल गया, इससे कोई लेना देना नहीं, अब मतलब आगे हमको पूरा क्या निकालना है 9, तो इससे सबसे क्या निकालो 9 निकाल लो, क्या बचेगा 9 त्रिक 27 क्यूब न 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यूब, ये हो गया। अब इस पूरे को मान लो m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, क्या लिखोगे अब किसी, लिख देना किसी धन पूर्णांक का घन, किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो गया होता है। ठीक है, तो ये सारे हमने क्वेश्चन आज करा दिए। ठीक है, पूरी नंबर सिस्टम मतलब कि जो हमारी संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, ठीक है, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।